लगभग इंदौर से 3,500 लड़कियां गायब हो जाती हैं। किडनैपिंग में सबसे बड़ा एक ये आंकड़ा सामने आया। आखिर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उन्हें हमारा निजी से निजी पर्सनल डेटा कैसे मालूम होता है? हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल मीडिया पे। फेक ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इतना रिस्क लेने से, क्राइम करने से तो बेहतर यही है कि इस तरह का क्राइम करें। तो ऐसी क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं? इसमें एक लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं, लड़की बनके उससे बात करते हैं, ट्रस्ट गेन जब हो जाता है, इमोशनली उसका ट्रस्ट गेन करते हैं। और जब वो इमोशनल हो जाता है वो व्यक्ति, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो व्यक्ति फिर ज्यादा सोचता नहीं। आज तक का आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट एनकाउंटर था और जिसे आप कभी नहीं भूलना चाहते? एनकाउंटर तो मैं सारे ही भूलना चाहता हूँ। डीप फेक जो है वो एक मतलब अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है। जब आपको ये पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है, आखिर ये क्यों हो रहा है और उसके पीछे ऐसी कौन सी गैंग है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कोई ऐसा गेम नहीं है। सर, पिछले साल एक मामला आता है जहां 3 अपराधी एक घर में घुसकर क्राइम ब्रांच का बताकर 5 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। तो हमें मेंटली भी डिस्टलाइज होने की जरूरत है। अगर कोई फोटो वीडियो बना लेता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के बल्ले से जिसकी शुरुआत हुई, आज वह अपराधियों के छक्के छुड़ा रहा है। अपराधी आज जिसके नाम से थर थर कांप उठते हैं, आज हम उनसे आपको मिलाने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो बेखौफ, बेबाक और जाबाज है, जिसने कई लोगों के छक्के छुड़ाए हैं और आज भी अपराधियों के दिल में एक खौफ बैठा के रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया जी की। जी हाँ, जिन्होंने AK-47 से हो रही गोलियों की बरसात के बीच भी अडिग रहकर डकैतों को मार गिराया। साथ ही ऐसे कई जाबाज उदाहरणों को पेश किया जिसने यह साबित कर दिया कि कानून के हाथ वाकई कितने लंबे होते हैं। स्वागत करते हैं सर आपका और शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा से, जिसकी यात्रा क्रिकेट के बल्ले से शुरुआत हुई थी और आज अपराधियों के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हट रही। तो सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपको क्रिकेट का बहुत शौक था, तो जैसे कि आज आप अपराधियों के खेल को खत्म करने में लगे हुए हैं, साथ ही साइबर क्राइम को लेकर भी कई जागरूकताओं को फैला रहे हैं, तो उसमें क्रिकेट ने आपके लिए किस प्रकार मदद करी? देखिए, क्रिकेट चूंकि बचपन से मैं खेलता था और इंडिया में ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन गेम क्रिकेट ही है जी। जो लोग खेलते हैं, तो चूंकि बचपन से ही हम सब भाई थे तो मिलकर क्रिकेट खेलते थे, गलियों में क्रिकेट खेला जाता था, तो क्रिकेट की एक शौक डेवलप हो गया। एक फिर धीमे धीमे नेशनल लेवल पर खेला और फिर उसके बाद फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद फिर जब समय मिलता है तब थोड़ा समय निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को फिट भी रखना है और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग महसूस करना है, क्योंकि आप जब लगातार काम करते हैं तो काम के बीच एक स्टीरियोटाइप वर्क हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को फिट लाइवली रखने के लिए कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स की आवश्यकता होती है। तो क्रिकेट को अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक उसको खेलता रहूँ, फिजिकली फिट अपने आप को रख पाऊँ। सर, जैसे हमने एक आपका किस्सा सुना था जहां AK-47 से गोलियों की बरसात हो रही थी और आप डकैतों को मारने में लगे हुए थे, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहें? वो एक एनकाउंटर था जब मैं पोस्टेड था ये चंबल जोन में, और वहाँ पर चूँकि उस समय डकैती जो डकैत काफ़ी थे और लगभग लास्ट टाइम चल रहा था उनका, क्योंकि वो दौर भी ख़त्म हो गया था। इनका 60-70 से काफ़ी ज़्यादा आतंक रहा उस क्षेत्र में डकैतों का। लगभग 2010 तक ये डकैत जो समस्या थी वो उस क्षेत्र में ख़त्म हो गई थी। वहाँ पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ पोस्टिंग के दौरान इंफॉर्मेशन मिली थी, एक खबर मिली थी, उस खबर पर हमारी पूरी टीम गई थी। वहाँ पर फायरिंग हुई थी और आमने सामने काफ़ी फायरिंग हुई, काफ़ी राउंड फायर हुए थे, जिसमें कि फिर मेरे गनमैन को भी गोली लगी थी, उसमें गनमैन भी घायल हुआ। फिर उसको तत्काल उसको बीच में से निकाल कर उसको हॉस्पिटल भेजा गया उसको, और उसके बाद फिर लगातार हम लोग फाइट करते रहे और फिर उसको गैंग लीडर को उसमें मार गिराया। तो चूँकि आप पुलिस की नौकरी में रहते हैं, जिस क्षेत्र में होते हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक क्राइम का एक अपना एक पैटर्न होता है। अगर आप देखेंगे उस समय ग्वालियर चंबल जोन में जो ये डकैती समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, और अगर आप देखेंगे
बालाघाट है, मंडला है, उस तरफ अगर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो वहाँ नक्सल प्रभावित जिले थे। तो इसी तरीके से हर जो जोन की कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की अपनी एक पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक क्राइम की होती है, पैटर्न होता है। तो वहाँ पर आप जब आपकी पोस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ हो ही जाते हैं। सर, एक न्यूज़पेपर में आपका एक फ़ोटो छपा था जिसमें हाथ में डंडा था और अपराधियों के मन में खौफ और सामने एक लकीर खींची हुई थी, तो वह क्या मामला था? वो चूँकि मैं जबलपुर पोस्टेड था तो कई बार इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ कड़े निर्णय लेने होते हैं, आपको सख्त होना होता है। आप बातचीत बड़े पोलाइट ढंग से करें, लेकिन आपकी जो अपने एक्शंस हो काफ़ी सख्त एक्शन होते हैं। क्योंकि कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और आपको डिसीजन लेना है। तो उस समय की स्थिति में चूँकि मुझे ये बिल्कुल फिट लगा, क्योंकि अगर इस समय इनको फोर्सफुली नहीं अगर इनको खदेड़ा गया तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक बड़ा कम्युनल इंसिडेंस हो सकता है। और तुरंत उस समय डिसीजन लेकर हमने फोर्सफुली एक्शन लिया और उसका जो परिणाम आया वो काफ़ी सुखद था, क्योंकि वो वेल प्लान्ड एक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की सिचुएशन थी। लेकिन उस समय जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन सभी फिर सीनियर ऑफिसर्स ने सभी ने उसको बैकअप किया और सभी ने उसको सराहा। और उस समय पर यह डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था। तो पुलिस की जो नौकरी होती है उसमें कई बार कई क्षणों में जीवन में ही, नॉट पुलिस, अगर आप देखेंगे आप अपने स्वयं के जीवन में कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आपको समय मिलता है या समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपको तुरंत रिएक्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन चाहे इंसान के कभी जीवन में भी या किसी भी प्रोफेशन में आ सकती है। पुलिस में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको भी हमें फेस करना होता है। और फेस हम कैसे करते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। आप उस सिचुएशन में रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हमेशा जो आपको ठीक लगता है उस सिचुएशन में आपको उसी रास्ते पर जाना चाहिए। जब आपको ये पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है, ऐसी स्थिति में आपको सीधा रास्ता चुनना चाहिए। सीधा रास्ता हमेशा सही होता है। सर, आपको कौन सा एनकाउंटर लगता है जो आज तक का आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एनकाउंटर था और जिसे आप कभी नहीं भूलना चाहते? एनकाउंटर तो मैं सारे ही भूलना चाहता हूँ बट जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरे गनमैन को गोली लगी थी वो काफ़ी वैसा एनकाउंटर था। और समय में नया ही था जॉब में, तो नए में आप में उत्साह ज़्यादा होता है और सोचने समझने की थोड़ा सा मैच्योरिटी कम होती है। तो वो एनकाउंटर था जो हमने काफ़ी रिस्क लिया था, मतलब हाई रिस्क एनकाउंटर था। जबकि अब मैं सोचता हूँ तो ये लगता है कि इस तरह के एनकाउंटर्स मुझे नहीं करना, इस तरह की चीज़ों में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। उस समय कुछ भी होना संभव था, क्योंकि आपके पास कई टाइम होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस समय ये होना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अपने फोर्स के लिए, तो तुरंत आपको कोई दूसरा प्लान करना होता है। तो मैं चूँकि ये मान के चलता हूँ वो एक चांस एनकाउंटर था, और चूँकि सूचना मिली थी, सूचना पर हम लोग गए थे और वो काफ़ी उसमें काफ़ी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ा बेसिकली, क्योंकि हमारे पास तो राउंड भी ख़त्म हो गए थे, पर पास के थाने पे वायरलेस सेट से राउंड भी बुलवाए। तो काफ़ी एकदम चांस एनकाउंटर था, कोई प्लान एनकाउंटर नहीं था। और उसमें फिर हालांकि गैंग लीडर मारा गया था, उसमें मेरे गनमैन को भी गोली लगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं वो इतना स्ट्रिक्ट और बेहतर हो कि उस कोऑर्डिनेटेड हो कि उसमें मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो। तो आपको बता दें कि सर ने अब तक 1000 से प्लस सेशंस लिए हैं साइबर क्राइम को लेकर, और उसकी अवेयरनेस को लेकर लगातार वे काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं साइबर क्राइम और इससे जुड़े कई सारे ऐसे डाउट्स जो हर किसी आम जनता के अंदर आते हैं। तो सर, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है गोल्डन आवर और जो 15 करोड़ की रिकवरी है उसको लेकर, तो वह क्या है? देखिए, कभी भी जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो विक्टिम्स परेशान हो जाता है, वो कई लोगों से सलाह लेता है, घबरा जाता है, पहले तो किसी को बताता नहीं है, शेयर नहीं करता है, फिर शेयर करता है, तो इसमें टाइम चला जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 1930 एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आपके साथ जैसे ही फ्रॉड होता है आपको तुरंत इस पर 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी। इसमें एक मैकेनिज्म है बैकएंड में, अगर आप जैसी अपने जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी अगर आप कंप्लेंट करते हो 1930 पे, तो बैकएंड में एक ऐसा मैकेनिज्म है
कि बैंक जो अकाउंट्स है, जिन अकाउंट्स में आपका पैसा गया है, वो इमीडिएटली ब्लॉक होते चले जाते हैं। एक बार स्विच ओवर करना होता है, पुश करना होता है, पुश करने के बाद वो सारे बैंक अकाउंट्स जिनमें पैसा गया है वो ब्लॉक होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर वो विक्टिम को कोर्ट के माध्यम से वो पैसा वापस मिलता है। तो आप सोचिए, अगर किसी ने अभी 11 बजे उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसने 11:10 पे 1930 पर कॉल कर दिया, अगले 10 से 15 मिनट में 11:25-30 तक पुश होकर आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे जिनमें पैसा गया है। तो आपके पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपने हैकर को या साइबर फ्रॉडस्टर को, स्कैमर को आपने मौका कम दिया है पैसे को विड्रॉ करने का। जब तक वो विड्रॉ कर पाता तब तक आपने कंप्लेंट जल्दी कर दी, तो ब्लॉक हो गया तो पैसा आपको मिल जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है ज़्यादातर केसेज में कि विक्टिम्स जो होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता करना क्या होता है, और ऐसी स्थिति में काफ़ी टाइम लगता है। फिर जब वो रिपोर्ट करते हैं 1930 पर, तब तक पैसा कई अकाउंट से ट्रांसफर होके क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है हम क्विक रेस्पॉन्स करें। अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, पहले तो कोशिश करें फ्रॉड ना हो, अवेयर रहें, बट अगर हो जाता है तो इमीडिएटली 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। तो गोल्डन आवर वो होता है जो पहली मिनट, मतलब बल्कि गोल्डन आवर क्या कहें, तो वो हर मिनट गोल्डन होती है। उस समय अगर आप के साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज सून एज पॉसिबल यू रियलाइज, एज सून एज यू रियलाइज दैट यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, इमीडिएटली रिपोर्ट ऑन 1930। ओके, एंड सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आखिर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उन्हें हमारा निजी से निजी पर्सनल डेटा कैसे मालूम होता है, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे हमारे पिताजी का नाम हो, और जैसे ही वो कॉल करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी पहचान वाले ने ही कॉल किया है। देखिए, इसके दो सोर्सेज होते हैं। एक तो डायरेक्ट सोर्स होता है, हम खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं सोशल मीडिया पे, अपनी प्रोफाइल पे डालते हैं कि टुडे इज माय 25th बर्थडे, टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग माय एनुअल फंक्शन, टुडे आई एम परफॉर्मिंग ऑन माय कॉलेज प्रोग्राम्स। तो कई चीज़ें हम डालते हैं, टुडे आई अचीव्ड डॉक्टरेट। तो कहीं ना कहीं हम कई चीज़ों को, कई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है उनको हम डालते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो डायरेक्ट सोर्स हो जाता है। तो वो इमीडिएटली स्कैमर्स आपकी हर चीज़ को रीड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स कैसे कि आपको पता नहीं है कि आपने कहीं शॉपिंग करने गए हैं और शॉपिंग में आपको जो ज़रूरत थी, जो आपको ईमेल आईडी और जो भी मांगा जाता है शॉपिंग में, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता वहाँ आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आप मॉल जाते हैं, मॉल में आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो आपका नंबर लिखाते हैं, सर आपके रिवार्ड पॉइंट्स हैं, जो कि रिवार्ड पॉइंट्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आप नंबर देते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इन्फॉर्मेशन भरते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन अननोइंगली वो आप इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बताऊं, अभी एक डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में हमने एक गैंग को पकड़ा था। उसमें जो दो लड़के थे जो साउथ ईस्ट एशिया में बैठ के काम कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया, लाओस, कंबोडिया में और म्यांमार में। तो उनका काम था, उसमें से उन्होंने जो स्टेप बताया तो उसमें एक स्टेप ये था फाइंडर। फाइंडर होता है जो ग्रुप होता है, वो सोशल मीडिया की सारी प्रोफाइल्स को चेक करता है। फाइंडर तो वो ये पता करता है कि कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको टारगेट किया जा सकता है। तो सपोज टू बी 1000 अगर प्रोफाइल्स को चेक करते हैं तो 100 प्रोफाइल्स को वो सिलेक्ट करके उनमें से सिलेक्ट किया जाता है और उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर बैठे रहते हैं स्कैमर्स जो होते हैं, वो चैटर्स होते हैं। अब वो चैट करना शुरू करेंगे उससे। तो ये जब आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई साइबर फ्रॉडस्टर स्कैमर्स काम कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन को रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें और जितनी आवश्यक हो उसको भी मिनिमम रूप में शेयर करें। सर जैसे आपने चैट के बारे में बताया, तो एक जो केस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है पिग बजटिंग का, तो वो क्या है और आखिर सबसे ज़्यादा उससे युवा ही पीड़ित होते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैप भी वही होते हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि रोमांस स्कैम होता था। रोमांस स्कैम में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले पाते थे स्कैमर्स। एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में काफ़ी पैसा मिलता है। इन्होंने इसको क्या किया कि इसको कंबाइन कर दिया। रोमांस स्कैम को, इन्वेस्टमेंट स्कैम को, दोनों को कंबाइन कर दिया। अच्छा। अब इसमें क्या करते हैं वो, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें एक लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं, लड़की बन के उससे बात करते हैं, उसका ट्रस्ट गेन करते हैं।
ट्रस्ट गेन जब हो जाता है, इमोशनली उसका ट्रस्ट गेन करते हैं, और जब वो इमोशनल हो जाता है वो व्यक्ति जो विक्टिम, तब फिर उससे बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, चूंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ, मैं ये काम भी देखती हूँ, तो आपको इससे ही प्रॉफिट होगा। तो चूंकि एक बार वो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, इमोशनली ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो व्यक्ति फिर ज्यादा सोचता नहीं। एक दो बार फिर वो स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, 2 से 3 या 4 इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको रिटर्न आता है, पैसा उसको वापस मिलता है। तो उसका ट्रस्ट पूरी तरीके से गेन कर लेता है। हाँ, पूरी तरीके से अब उसका हार्डकोर ट्रस्ट हो गया। अब ऐसी स्थिति में उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप इतना लगाइए और लगाइए और लगाइए। तो इस तरह से बड़ा अमाउंट ये ड्यूरिंग द लॉन्ग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट लॉन्ग, 3 to 4 months, ये लोग एक बड़ा अमाउंट उससे विक्टिम से ले लेते हैं। तो इट इज ए सम अप ऑफ रोमांस एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम, दैट इज बिग बूचरिंग स्कैम। अभी एक दिल्ली में नोएडा में हुआ था 6.5 करोड़ का। हाँ। तो इस तरह के कई स्कैम्स होते हैं, वो लोग आसानी से इसमें ट्रैप हो जाते हैं। सर, जैसे आपने लियोस का बताया जिसमें 1.6 करोड़ का कुछ घपला किया था डिजिटल अरेस्ट को लेके, तो उन तक आपको पहुंचने में, क्योंकि वहां पे एक चाइनीज जो स्कैमर है, साथ ही गोल्डन ट्रायंगल जैसी बड़ा हब चला रहे हैं, तो उन तक पहुंचने में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये चुनौतियां सभी के लिए हैं, जो भी साइबर फ्रॉड्स की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, ये बड़ा चैलेंज होता है कि दूसरी स्टेट से पैसे को रिकवर करना। फाइनेंशियल फ्रॉड में विक्टिम को पैसे से मतलब होता है, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने ही आरोपी पकड़ो, कितने ही आप कर्नल्स पकड़ो, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए सिंपल सी बात ये होती है कि उसका पैसा उसको वापस मिल जाए। ऐसी स्थिति में आप पैसा, जब हमने लगातार एक लंबी चेन को पकड़ा, लगातार हमने 20 से अधिक आरोपियों को पकड़ा एक ही केस में, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से, जो अकाउंट होल्डर थे, जो न्यूली अकाउंट होल्डर थे, या फिर जिन्होंने न्यूली अकाउंट खुलवाए थे, या फिर जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके पैसे को बाइनेंस ऐप के जरिए बाहर की कंट्री में भेजा। ऐसे तक हम जब यहाँ तक पहुँच गए थे, और फिर इंडियन जो नेशनल लेवल पर, जो सेंट्रल लेवल पर एक ऑपरेशन चला था, रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, काफ़ी म्यांमार में भी और लाओस में भी काफ़ी लोगों को रिकवर कराया गया था। हमने एक आरोपी जब आइडेंटिफाइड हुआ था, तो उसकी एलओसी जारी की थी, अगर वो जैसे ही इंडिया आता है तो पकड़ा जाएगा। तो वो जैसे ही इंडिया आया तो अमृतसर में ऑलरेडी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया उसको, और हमें इन्फॉर्म दिया गया, फिर हमने उसको अरेस्ट किया गया। तो फिर वहाँ तक हम इस तरह से पहुँचे, और उसको फिर हमने पूछताछ की, तब फिर ये बात सामने आएगी किस तरीके से फाइंडर होते हैं, फाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, जो चैटर्स होते हैं, चैटर किस तरह से चैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद टीम लीडर होते हैं, टीएल किस तरीके से आपको वो करते हैं, बॉस होते हैं, बॉसेज क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने इन्वेस्टिगेशन में उनसे जब पूछताछ की, तब इस तरह से समझ में आया कितना वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लगे हुए हैं, लगातार आपकी प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, और फिर उनको क्लब करके आपके खिलाफ उनको इस्तेमाल करते हैं फिशिंग में। सर, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंदौर में लगभग 2025 में 8,126 साइबर केसेस दर्ज किए गए। तो ऐसी क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी है, काफ़ी स्टूडेंट्स अब है। ये अगर आप देखेंगे 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स ही है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन जो सबसे ज़्यादा हो रहा है लगातार, अगर हम देखेंगे 2023 के कंपेरिजन में 2024 में हम और डिजिटलाइज्ड हुए हैं, 2024 के कंपेरिजन 2025 में और डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं हम, और अब आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम डिजिटलाइजेशन की 100% डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो जितनी डिपेंडेंसी आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, तो उतना आपका खतरा भी बना रहेगा, उतने आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो चांसेस बने रहेंगे। तो चूंकि अपराध नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो और बढ़ेंगे ही, क्योंकि जितना डिजिटल डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है उतने ही क्राइम बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अभी ट्रांजिशन फेज में है, साइबर क्राइम इवोल्यूशनरी स्टेज में है, इवॉल्विंग स्टेज में है, अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। जब ये साइबर क्राइम इवॉल्विंग स्टेज में है, तो उससे डिफेंड करने वाले जो टूल्स हैं, जो सेफगार्ड्स हैं, वो भी इवॉल्विंग स्टेज में है। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं है। आज हमें कभी भी कोई मोबाइल दिया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, या कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें सिखाया नहीं जाता ये कि कौन सी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गलत हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, स्कैमर। सोशल मीडिया यूजर्स को
ट्रायल एंड एरर मेथड से वो सीखते चले जाते हैं। उनके लिए कोई एक लर्निंग नहीं है, उनके लिए कोई एक डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि किस तरीके से उसको यूज करना है। तो बेसिकली हमें सीधे मोबाइल मिलता है, सोशल मीडिया पे जाते हैं और हम चैट करने लगते हैं, चाहे नॉन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगते हैं। कोई ऐड आ गया, ऐड पर क्लिक कर देते हैं, पता चलता कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, पता चला वो ऐप से पूरी मीडिया गैलरी है और हम देखते हैं एकदम अचानक ही हम विक्टिम बन जाते हैं। तो द पॉइंट हियर इज दैट कि डिजिटल लिटरेसी का अभाव है और उस पर हमें फोकस करना होगा। हम जितना डिजिटली लिटरेट होंगे उतना ही हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर क्राइम से। जी सर, जैसे आपने ऐप्स के बारे में बताया तो फेक ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसमें जो कोई व्यक्ति है वो कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि ये फेक ट्रेडिंग ऐप है और ये इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है? ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ही। जी, पहले लूट डकैती ज़्यादा होती थी, ऑर्गेनाइज गैंग्स आते थे, बैंक को लूटते थे और कहीं ना कहीं अलग अलग जगह घटनाएं करते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ गया कि फास्ट और इजी मनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। घर बैठे बैठे कहीं मूवमेंट भी नहीं करना, कहीं फोटो भी नहीं आना। एनोनिमस जो इसका नेचर है डिजिटल क्राइम का, साइबर क्राइम का एनोनिमस नेचर है कहीं ना कहीं, तो वो उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस देता है कि इतना रिस्क लेने से, क्राइम करने से तो बेहतर यही है कि इस तरह का क्राइम करें। तो ये तो बढ़ेंगे ही, तो क्योंकि ये फास्ट और इजी मनी है उनके लिए। रही बात यह है कि हम वल्नरेबल हैं, तो हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ इनसे। तो हमें बहुत सी चीज़ें पता करनी होंगी, बहुत सी चीज़ें सीखनी होंगी, बहुत सी चीज़ों में अंतर पता करना होगा। आज हम ऑफलाइन रहते हैं, राजवाड़े पे ही सपोज करो हमें कोई चीज़ खरीदनी हो तो कई दुकानें लगी हैं, इस दुकान पर नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर किसी दुकान से हमें पसंद आता है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो हम जब ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में ये गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज टू भी कोई एक एक्स कंपनी, हमने देखा कि हाँ है, उसकी कंपनी की वेबसाइट को आपने देखा, हाँ वो कंपनी भी है, उसकी वेबसाइट भी है, हाँ बेंगलोर भी कंपनी है, आपने गूगल से आइडेंटिफाइड कर लिया। लेकिन क्या आपने वो देखा जो वेबसाइट है वो ओरिजिनल है या फेक वेबसाइट है, उससे मिलती जुलती बना ली है? कई बार क्या होता है, स्पेलिंग जैसी होती है, आप अंतर नहीं कर पाते, आपको लगता है अरे बिल्कुल ठीक होगा, जल्दबाजी में रहते हैं आप लोग। तो सपोज करो खबरों का असली वतनगढ़, ये एक टैगलाइन हो गई। अब एकदम ला से गायब हो जाए एक ही मात्रा, एकदम व्यक्ति जल्दबाजी में रहेगा, हाँ ये तो मैं जानता ही हूँ, ये है ही। या फिर फ्लिपकार्ट है, मैं जानता ही हूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट में सी गायब है, फ्लिपकार्ट हो गया, लेकिन हम जल्दबाजी में हम देखते हैं उसको तो फ्लिपकार्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी स्पेलिंग को वेरीफाइड करना पड़ेगा, अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट है नहीं, HTTPS है या नहीं। सिक्योर्ड में जो HTTPS लगा होता है, सिक्योर्ड वेबसाइट जिसमें ताला बना होता है, उसके अलावा फिर उसकी आप डिजाइनिंग एंड पैटर्न्स को चेक करिए। हालांकि आजकल AI की वजह से डिजाइनिंग पैटर्न्स वो काफ़ी लुक्स लाइक वेरी सिमिलर, लेकिन आप चेक करिए उसको। उसके अलावा कई ऐसी वेबसाइट है जैसे virustotal.com है, और भी कई इस तरह की वेबसाइट है जो कि जिनमें अगर आप इस URL को डाल के अगर चेक करेंगे तो वो उसमें इतने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, लगभग 40 to 50 जो स्कैन करके ये बता देते हैं कि ये फेक वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें ध्यान रखना होगा चीज़ों। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कई केसेज आते हैं मेरे पास, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि सब 2-3 दिन फिर मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मुझे डाउट हुआ, तो फिर मैं चेक किया, तब पता चला कि वो कंपनी फेक है। व्हाई नॉट वी आर डूइंग इट ऑन द फर्स्ट स्टेज। तो पहली स्टेज में हम शॉपिंग करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज में उसको वेरीफाई करते हैं। तो हमें सबसे पहली स्टेज पर उसको वेरीफाई करना होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही आगे बढ़ना होगा। सर, एक मामला आया था सामने जिसमें 50 लाख रुपए लेके एक इंटरनेशनली एक्सटॉर्शन का मामला था वो, तो वह उससे कैसे लोग बचें, और सबसे ज़्यादा इसका घेराव होते हैं एजेड पीपल। वो एक्सटॉर्शन में बहुत ज़्यादा मनी अपना फ्रॉडस्टर को दे देते हैं। देखिए, जो कि साइबर फ्रॉड में ब्लैकमेल करके जो पैसा जो एक्सटॉर्ट किया जाता है, मनी एक्सटॉर्ट, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। और उसमें इसमें सीनियर सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं, स्पेशली 45 to 60, 65, 70 ईयर्स ऑफ एज के। तो वो लोग चूँकि कई रिटायर्ड होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ नहीं होती, ट्रेंड्स की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, तो जनरली वो डिजिटली इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं। तो वो कोई भी लड़की प्रोफाइल आती है, मैसेज करती है, धीमे धीमे करके फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, और फिर जब वीडियो कॉल उठाते हैं वो या वीडियो कॉल को रिसीव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वीडियो बन जाता है उनका, वीडियो बन जाता है। फिर ऐसी स्थिति में लड़की भी कहीं ना कहीं उधर से न्यूड होती है,
तो न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद उसका वीडियो बना देते हैं, फिर वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर जो लोग इसके विक्टिम होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये फ्रॉड है, तो वो परेशान होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सोशल ह्यूमिलिएशन होगा, अगर कहीं वायरल हो गया तो वो लगातार उसको पैसे देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कहना चाहूँगा, अगर कोई भी सेक्सटॉर्शन का अगर कोई टारगेट हो भी जाता है, विक्टिम बन जाता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और अननोन वीडियो कॉल को कभी भी रिसीव नहीं करें। अननोन वीडियो कॉल को रिसीव करने से आप सेक्सटॉर्शन जैसे केस में फंस सकते हैं। तो पहली बात है, अननोन वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। अननोन कोई मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, उसको ब्लॉक कर दें, क्योंकि अननोन नंबर से आया है उसको वेरीफाइड करने के बाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी मैसेज चल रहा है, फिर कहीं ना कहीं कॉल में परिवर्तित होगा, कहीं ना कहीं फिर बाद में वीडियो कॉल में परिवर्तित होकर उसका रिजल्ट सेक्सटॉर्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में और उसके बाद भी अगर आप विक्टिम बन जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्टेट इसकी रिपोर्ट करें। और हम प्राइवेसी काफ़ी मेंटेन रखते हैं इसमें, सिक्रेसी होती है विक्टिम की, उसको काफ़ी मेंटेन करते हैं, कहीं उसको बताते नहीं। सर जैसे आपने न्यूड फोटोग्राफी की बात करी, इसमें सबसे ज़्यादा यदि विक्टिम होती हैं तो लड़कियां होती हैं कई बार, जिसमें आजकल डीप फेक जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सभी इसके विक्टिम हो चुके हैं। और इसके बावजूद भी डीप फेक जो है वो एक मतलब अभिशाप के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि लड़कियों के साथ तो बहुत चीज़ें हो ही रही हैं, साथ में आजकल हर किसी का एक अलग ही वीडियो बना दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, रिपोर्ट करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। पहली बात मैं कहूँगा कि आप अपनी मिनिमम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फोटोग्राफ्स जितने ज़्यादा होंगे, जितने फ्रंट फेशियल शॉट्स अगर जो होंगे, अगर इमेजेस होंगी, वो काफ़ी ईजी प्रे होता है डीप फेक के लिए, डीप न्यूड के लिए वो काफ़ी ईजी प्रे होता है। अगर आपका मतलब फ्रंट फेस है बिल्कुल और हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो डेफिनेटली वो ईजी प्रे होता है डीप फेक के लिए। तो कोशिश करें कि मिनिमम फोटोग्राफ्स रखें, हाफ पार्शियल जो अपने आप इमेज होती है अपने फेस की, तो पार्शियल फेशियल इमेज अपने डीपी में लगाएं। तो ऐसी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरा, अगर हो भी जाता है तो हमें इसकी कंप्लेंट करनी होगी, और कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि क्या होता है, हमें ये समझना होगा कि जितना हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, डीप फेक, डीप न्यूड, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमें मेंटली भी डिजिटलाइज होने की जरूरत है। अगर कोई फोटो वीडियो बना लेता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई जो मेरे पास आते हैं विक्टिम, सर अब क्या करेंगे, सर बदनामी हो जाएगी, तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये मोर फोटो वीडियो है, ये डीप फेक के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत क्या है, वो तो किसी का कोई भी कभी भी बना सकता है। तो बेटर वे टू डिफेंड इज दैट रिपोर्ट करना होगा। इसका मिनिमम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। अपने जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को प्राइवेसी अकाउंट्स बनाना होगा, प्राइवेट अकाउंट बनाना होगा। हम लोग अकाउंट्स को पब्लिक कर देते हैं, तो किसी के लिए भी वो एक्सेसिबल होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी डिसिप्लिन रहना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जितना हम अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, उतना हम जो साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं, साइबर क्राइम के जो थ्रेट्स हैं, उनको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। सर जैसे सोशल मीडिया पर आजकल लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत बढ़ती जा रही है, और हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की राह पर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से डिजिटल लिटरेसी में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट चाहिए हमें, कि जिससे वो जागरूक हों और पढ़ सके। लेकिन इसके बावजूद भी लोग डिजिटली लिटरेट होने के बावजूद भी इन केसेस में आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता है। अभी डिजिटली लिटरेट अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, उसमें कानून का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस तरह के कंटेंट को हम बना सकते हैं, किस तरह के कंटेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं, किसको पोस्ट कर सकते हैं, किसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इवन अगर आपको मैं बताऊं, अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है तो उसको आप तो फॉरवर्ड करना, उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्राइम की श्रेणी में आता है। तो अभी कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कंटेंट तो बनाते हैं, लेकिन कई बार वो जो थिन लाइन होती है, जो लॉ की लीगल उसकी प्रोसीडिंग्स तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ट्रांजिशन फेज है। ऐसी स्थिति में चीज़ें आती जाएंगी, और हमारे साथ कहीं ना कहीं अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स पे फंसेंगे। सर एक और मामला सामने आता है कि लगभग इंदौर से 3,500 लड़कियां गायब हो जाती हैं। किडनैपिंग में सबसे बड़ा एक ये आंकड़ा सामने आया। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, और इसके पीछे ऐसी कौन सी गैंग है जो जहां से लड़कियां लगातार गायब होती जा रही हैं? तो टोटल अगर पिछले साल का और सब मिला के लगभग
1100 कुछ जो बालक बालिकाएं, जो छोटे जो बालक बालिकाएं हैं, नाबालिग, वो गुम हुए थे, और जिसमें से 987 के करीब रिकवर भी हो गए। और उसमें किसी ने भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं की है कि उसको किडनैप कर लिया गया है। ओके। हाँ, तो कहीं ना कहीं बच्चे चले जाते हैं जी। और ऐसे गुम हो जाते हैं, तो उनको फिर टॉप प्रायोरिटी पर ऑपरेशन मुस्कान चला के लगा था, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था। उसमें इंदौर ने लगभग 82.50 मतलब लगभग 82% से अधिक की रिकवरी की है जो गुम बालक बालिकाओं में। और सेटिस्फैक्टरी बात इसमें ये है कि किसी ने भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं की है कि उसकी किडनैपिंग हुई है। अच्छा। लोग चले जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं, तो उनको रिकवर किया जाता है, तो इसलिए केस तो हम रजिस्टर करते हैं किडनैपिंग का, लेकिन कोई भी चूंकि इसमें ऑलरेडी आदेश है माननीय न्यायालय के कि इसमें हमें किडनैपिंग ही रजिस्टर करनी है, बट सर्टेनली इसमें हम लोग जो रिकवर करते हैं तो इस तरह का कोई भी ऐसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कोई ऐसा गैंग नहीं है। तो जिससे चूंकि हम रिकवर करते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने नहीं आती, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। इसका अर्थ है कोई इस तरह का गैंग नहीं है जो इस तरह के काम कर रहा है। सर, जैसे ये वाली भी बात है, और साथ में नाइट कल्चर इंदौर का भले अब बंद हो चुका है, सराफा में भी कई सारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी अराजकता फैलाई जाती है, बच्चों के द्वारा फैलाते हैं वो टीनेजर्स, कई बार गाड़ियों के सिंगल हैंड चला रहे हैं, कभी चला ही नहीं रहे हैं, तो इन मामलों में कैसे क्राइम ब्रांच काम करती है? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होती है जो इस तरह के एक्टिविटीज को देखती रहती है। इस तरह के कई बार युवा जोश में आके इस तरह से जो लॉ को क्रॉस कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। कई बार अटेंशन सीकर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, पहले इस तरह का काम करेंगे, फिर एक रील बना के डालेंगे, जिससे लोग उनके ज्यादा व्यूज आए, उनके फॉलोअर्स बढ़े, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में वो सोचते हैं, तो इस वजह से वो लीगल जो लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल होती है, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाइड करती है, चाहे वो वेपन्स के साथ डालें, चाहे वो ड्रग्स का यूज करते हुए अपना फोटो डालें, वीडियो बनाएं, या फिर कुछ इस तरह की रोड पर एक्टिविटीज करते हुए फोटो वीडियो बनाते हैं, तो उससे हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो क्राइम ब्रांच में है, और सभी जॉन्स की अलग अलग भी है, वो सब लोग सोशल मीडिया में वॉच करते हैं, उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। आइडेंटिफाइड करने के बाद उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होती है, लीगल जो कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है। जी, तो सर आप उन लोगों के लिए क्या वार्निंग देना चाहेंगे फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म कि ये चीज़ें कितनी ख़राब हैं, और उनके लिए एक क्राइम ब्रांच के रूप में हम लोग पूरा, आप जैसे हैं पूरा मोनेटाइज करके रखे हुए हैं, तो वे अगर ये सारी चीज़ें करते भी हैं तो वे पकड़े ही जाएंगे एट द एंड? देखिए, अभी काफ़ी कई लोग इस तरह का कंटेंट बना रहे थे जिसमें कि इलीगल गेम्स को प्रमोट कर रहे थे, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे, तो उनको ऑलरेडी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑलरेडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी कर रही है, और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो किस तरह का जो कंटेंट बना रहे हैं, एक बार देख लें। कंटेंट बड़ी थिन लाइन होती है, कई बार हम लोगों को समझ नहीं होती है कि ये आउट ऑफ लॉ जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। हाँ, तो एक बार इस पर जरा फोकस करने की जरूरत है अपने कंटेंट पर। दूसरा, हमें फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और व्यूज बढ़ाने हैं, दैट्स फाइन। आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल हर व्यक्ति का होना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन किस कंडीशन पर, तो ये थोड़ा सा इसको समझ लें, क्योंकि कंटेंट आपका अगर अगेंस्ट लॉ जाता है, अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया जाता है उससे भी फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो यूथ हैं, जो अटेंशन सीकर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा, अपने पॉजिटिव कंटेंट से, अपने जो ऐसा कंटेंट जो ना केवल सोसाइटी के लिए, आपके स्वयं के लिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वो कंटेंट होगा, तो अटेंशन सीकर आप उससे भी अटेंशन ले सकते हैं, जो कि आपके लिए लाइफ के लिए भी पॉजिटिव होगा, सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव होगा। आप खुद सोचें, अगर आप दोनों हाथ छोड़कर गाड़ी चलाते हैं, और आपको जो लोग फॉलो करते हैं, जो कि हर इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर होते हैं उसकी फैमिली की तरह होते हैं, अगर आप सोचें कि वो एक व्यक्ति, अगर आप इस तरह की रील बनाते हैं, कहीं ना कहीं जो आपको फॉलो करते हैं वो भी इस तरह का कोशिश करेंगे, और एक्सीडेंट होता है, और कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हम हैं। तो हम अटेंशन सीकर बने, बिल्कुल बने, लेकिन पॉजिटिव कंटेंट के साथ। और सर, सेक्सटॉर्शन एक नया टर्म सामने आया है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है लोगों के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी साइबर क्राइम हो, नॉट ओनली सेक्सटॉर्शन, कोई भी साइबर क्राइम हो, स्पेशली जो कि सोशल ह्यूमिलिएशन से जुड़ा हुआ हो, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन से,
इसमें क्या होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, कई बार लोग बताना नहीं चाहते, रिपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सोसाइटी क्या सोचेगी, तो सोशल ह्यूमिलिएशन होगा। सेक्सटॉर्शन में लोग कई बार यही सोचते हैं कि सोशल ह्यूमिलिएशन होगा, रील वायरल होगी, तो इसमें काफी मेंटली डिस्टर्ब होता है। डिजिटली अरेस्ट में साइबर क्राइम जो बहुत लंबा खिंचता है, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालता है लोगों को, और विक्टिम्स जो परेशान होते हैं साइकोलॉजिकली, उनको उभरने में भी काफ़ी समय लगता है। तो ये एक पार्ट है जो साइबर क्राइम का, ये पार्ट अभी इस पर पार्ट पर काम ही नहीं किया जा रहा है कि विक्टिम कितना साइकोलॉजिकली परेशान होता है, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, सोशली कितना ह्यूमिलिएट होता है। तो उस पर लगातार हम लोग, जो क्राइम ब्रांच है, लगातार हम लोग काम करते हैं। हमारा काउंसलिंग सेंटर भी है नीचे, जहाँ पर हमें लगता है अगर विक्टिम को काउंसलिंग की जरूरत है तो हम उसको काउंसलिंग भी कराते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम एक इवॉल्विंग स्टेज है, क्राइम इवॉल्विंग स्टेज पर है, उसके तरीके, जो उसको डिफेंड करने के तरीके इवॉल्विंग स्टेज पर है, और उसके इम्पैक्ट किस तरह से विक्टिम पर पड़ते हैं वो भी सब इवॉल्विंग स्टेज पर ही है। तो निश्चित रूप से हमें और अधिक जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे न केवल हम स्वयं का बल्कि हम अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को साइबर क्राइम के इस जंजाल से बचा पाए। सर, पिछले साल एक मामला आता है जहां 3 अपराधी एक घर में घुसकर क्राइम ब्रांच का बताकर 5 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो पहचान कैसे करे? क्योंकि जैसे आपने बताया लिटरेसी बहुत कम है लोगों के बीच, तो वो कैसे पहचान करेगा कि क्राइम ब्रांच का जो ऑफिसर है वो कैसा दिखता है और क्या मापदंडों के साथ चलता है, वहीं दूसरा जो व्यक्ति है वो कैसा दिखता होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी आपसे पैसे ले रहा है, इट मीन्स वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हो नहीं सकता जी। तो अगर कोई व्यक्ति आता है, आप उससे आईडी कार्ड मांगिए, उसको वेरीफाइड करिए, और आप पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए। डिजिटल अरेस्ट के केसेज में यही होता है, आपको वीडियो कॉल पर ले लिया जाता है, यूनिफॉर्म में बैठे हुए होते हैं, अपना एक फेक कार्ड बता दिया जाता है और आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। बट सर्टेनली आपको वेरीफाइड करना होगा, वेरिफिकेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। आप कोई भी अननोन कॉलर आता है, अननोन व्यक्ति अगर आता है आपके पास आता है, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे कोई भी अगर आपके यहाँ पुलिस ऑफिसर बन के भी आता है, क्योंकि जनरली सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ फोन पर ही बोलते हैं कि हम आपके घर पर पुलिस पार्टी भेज रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लेंगे, वो फोन पर ही डराते हैं। अननोन नंबर को कभी भी एंटरटेन नहीं करना है और पास के थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट करनी है। उनको ये बताना है कि सर इस नंबर से ये कॉल आ रहा है, क्या सही है गलत है, उसको वेरीफाइड करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई भी पैसा नहीं डालना है, किसी प्रकार का किसी भी अकाउंट में पैसा नहीं डालना है, अगर वो फिर भी आपको फोर्स कर रहा है, तत्काल पास के थाने में जाइए और उसको बताइए सर इस नंबर से कोई मुझसे ऐसी बात कर रहा है, तो आपको सत्यता का पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रकार का फ्रॉड है। जी सर, जैसे क्राइम ब्रांच जो है वो लगातार साइबर क्राइम के साथ साथ ड्रग एडिक्शन पर भी काम कर रहा है और नशा मुक्त भारत अभियान कई सालों से चल रहा है। इसके बावजूद भी इंदौर की गलियों में लगातार ड्रग्स के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या वार्निंग है क्राइम ब्रांच के थ्रू? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर डेवलप होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसको कल्चर का पार्ट मान लिया गया है युवाओं के द्वारा इस ड्रग्स को। तो लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच काम कर रही है। लास्ट ईयर भी हमने 2025 में हमने लगभग 110 केसेस बनाए थे, 110 ड्रग पेडलर्स FIR रजिस्टर की थी, जिसमें लगभग 200 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था जो ड्रग पेडलिंग करते थे, जो न केवल यहाँ के थे बल्कि आसपास राजस्थान और अन्य महाराष्ट्र और दिल्ली के भी थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत टू वे फोकस्ड हैं। वन इज साइबर क्राइम एंड सेकंड इज ड्रग। तो ड्रग्स में जो भी लोग जो ड्रग में जो भी पेडलिंग करते हैं, इन सब पेडलर्स हमारे टारगेट में है। अभी भी हमने लगातार पकड़े हैं और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि लोगों को पकड़ा है। अच्छा। बहुत इंटेंसिव अप्रोच जो इस समय इंटेंसिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। इंटेंसिव ऑपरेशन चलाएंगे हम 2026 में, जिसमें कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से ड्रग का जितना जो सिंडिकेट है, यहाँ सिंडिकेट तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। अब जो छोटे मोटे हैं जो सप्लाई करते रहते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, उन तक भी हम पहुंचे और उनके माध्यम से हम जो राजस्थान या आसपास की स्टेट के जो बड़े बड़े जो सप्लायर्स हैं उनको भी हम ट्रैक करेंगे। सर, इसमें सबसे बड़ा लूप तब होता है जब जो बच्चे हैं, यूथ है, वो इस बात को कूल समझने लगता है और ऐसे कूलिफिकेशन के चलते वो ड्रग्स लेने लगता है और सिर्फ लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच फ्लैक्स करने के लिए ड्रग्स लेता है। तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या आपकी तरफ से संदेश होगा? मैं चाहूँगा बड़ी मुश्किल से हम जो एजुकेशन लाइन में आते हैं और हमारा करियर बड़ा ब्राइट फ्यूचर होता है, ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो न केवल हमारा करियर खराब होता है बल्कि हम स्वयं भी जीवन भी खराब हो जाता है।
और आप एक भी केस अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गया, भले या फिर उसके बाद आपने डी एडिक्शन सेंटर में जाके अपने आप को रिकवर कर लिया, पर वो केस कहीं ना कहीं एक लेबलिंग थ्योरी जो होती है, जो हर बेकार की लेबलिंग थ्योरी है, एक बार अगर आपके पास एक लेबल लग गया कि आप एक बार एनडीपीएस में अरेस्ट हुए थे, तो लेबलिंग थ्योरी और थ्रू आउट योर लाइफ काम करती है। तो ऐसी स्थिति मेरा यूथ से सभी से यही कहना है कि अपने टारगेट जो फोकस, जो आपने जो गोल सेट किया है लाइफ में, पहले गोल पर फोकस करें, क्योंकि आप अपने गोल पर फोकस करें, हम उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है। जी सर, जैसे अभी मकर संक्रांति जो है वो आने को है और इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ मांझा है उससे दुर्घटनाएं हर दिन सामने आती रहती हैं। हालांकि प्रशासन इस पर काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं सामने आती हैं और लोगों के बीच एक डर का माहौल है कि कहीं वो चलते फिरते उनकी ही कहीं दुर्घटना में कोई ग्रस्त ना हो जाए। तो इस मामले में क्या कोई संदेश होगा? लगातार इस संदर्भ में काम कर रही है और उससे काफ़ी कड़े एक्शन लिए गए हैं। जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, जिनको क्रय विक्रय में या उपयोग करते हैं, उनको जिला बदर तक किया गया है, प्रिवेंटिव ऑर्डर्स लिए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें हेल्पलाइन नंबर्स भी लगाए गए हैं। क्राइम वॉच का नंबर है 7049108283। अगर कोई भी खरीद रहा है, बेच रहा है या फिर उपयोग कर रहा है, उड़ा भी रहा है, तो अगर वो इस नंबर पर, क्राइम वॉच की हेल्पलाइन नंबर पर अगर कॉल करेंगे तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमने लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमने एक गाड़ी पकड़ी है, इको स्पोर्ट्स कार थी, जिसमें कि भारी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, न केवल उनको पकड़ रहे हैं बल्कि उनकी गोडाउन और उनकी दुकानों को भी सील किया जा रहा है। सील करने के अलावा इन लोगों को जिला बदर भी किया जा रहा है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। तो मैं ये बतंगड़ के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहूँगा कि चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, न क्रय करें, न विक्रय करें, न इसका भंडारण करें और न ही इसका उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, एट द एंड हम आपका एक सिर्फ किस्सा सुनना चाहते हैं जो भिंड मुरैना का है, और फिर हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। जैसे कि हमने जाना कि साइबर क्राइम से लेकर सभी हमने जांचों को जाना है और इंदौर क्राइम ब्रांच किस प्रकार से अड़िग होकर काम कर रहा है, इस बात को भी जाना है। एट द एंड सर, आप अपना एक किस्सा सुनाइए और बस। किस्सा, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आपको तुरंत ही रेस्पॉन्ड करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया किस तरह से एक डकैत की गैंग से मुठभेड़ हुई थी और फिर कहीं ना कहीं आपको उसी समय तुरंत ही रिएक्ट करना होता है। तो इस तरह की लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको तुरंत रेस्पॉन्ड करना होता है, और उस समय आपने जो भी लर्निंग होती है आपकी लाइफ की, उस लर्निंग को आप लर्निंग के माध्यम से आप रिएक्ट करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर आप लेते हैं, अगर आपको लगता है कि सही है, तो आपके डिसीजन के साथ जाना चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक डिसीजन ले लेते हैं, उसको बाद में फिर जस्टिफाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उसको सही करते हैं। अगर गलत निर्णय भी अगर आपने ले लिया है, तब भी उसको पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप कोशिश करिए कि वो भी सही हो जाए। जी, कई सारी बातें करी, साइबर क्राइम को जाना और इंदौर क्राइम ब्रांच की हर हकीकत को जाना कि किस प्रकार इंदौर में बढ़ रहे क्राइम को हम कम कर सकते हैं। ऐसी ही रिपोर्ट और हर दिन की अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ। और हम अभिनंदन करते हैं राजेश दंडोतिया सर का कि वे हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और सभी उन युवाओं के लिए जागरूकता बने जो आज ठगी में फंस रहे हैं। धन्यवाद।